उषा किरण खान, प्रेम, प्रतिरोध और स्त्री सशक्तिकरण का अद्भुत संगम। मैं उसके पहले मैं आपको उनके संगम के बारे में बता दूं कि उषा किरण खान हिंदी और मैथिली दोनों में लिखती रही हैं। हिंदी और मैथिली दोनों की कहानीकार रही हैं, उपन्यासकार रही हैं, नाटककार रही हैं, बाल साहित्यकार रही हैं और कोसी का इलाका, जो बिहार का इलाका है, कोसी का इलाका, उस इलाके को वो बिलोंग करती रही हैं। इतिहास की वो प्रोफेसर रही थी और इतिहास में उनकी बहुत पकड़ रही है। मिथक, माइथोलॉजी पर उन्होंने काफी काम किया, इसलिए उनके बहुत सारे उपन्यास जो है वो माइथोलॉजी बेस्ड हैं और जिसमें उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, वो भी उपन्यास है भामती। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ले चलूंगी उनकी मैथिली की दुनिया में, क्योंकि हिंदी की दुनिया, आप सब लोग हिंदी वाले हैं तो हिंदी की किताबें उनको आपको मिल जाएंगी, ढेरों मिल जाएंगी। मैथिली की किताबें शायद आपको खोजने में दिक्कत हो, या खोज भी लें तो पढ़ने में दिक्कत हो, फिर आपको हमारे पास आना पड़ेगा कि मैडम उनकी किताब जरा पढ़ के सुना लीजिए। तो मैं आपको उनकी मैथिली की दुनिया में लेकर के चलती हूँ। उषा किरण खान एक ऐसी लेखक मैथिली और हिंदी दोनों की रही है जो हिंदी और मैथिली में साहित्य लिखने वालों की परंपरा से आती हैं। जैसे नागार्जुन जो हिंदी मैथिली में यात्री जी के नाम से लिखा करते थे, राजकमल चौधरी जो हिंदी और मैथिली दोनों में लिखते थे, डॉक्टर मायानंद मिश्र वो भी हिंदी में लिखते थे और मैथिली में भी लिखते थे, प्रभास कुमार चौधरी जो मैथिली में लिखते थे, हिंदी में लिखते थे, फिर उन्होंने अपने आप को मैथिली में ऑप्ट किया और फिर मैथिली में लिखना शुरू किया। उषा किरण खान ने साइमल्टेनियसली दोनों ही भाषाओं में लिखा और उन्होंने एक नियम बनाया कि अगर मैं हिंदी में लिख रही हूं तो उसी के साथ साथ मैं मैथिली में भी लिखूंगी और उसका बखूबी उन्होंने निर्वाह किया। जो विषय है कि किस प्रेम, प्रतिरोध और स्त्री सशक्तिकरण, तो मैं कह सकती हूँ कि उषा किरण खान इसका एक अनूठा संगम रही है। वो प्रेम जो साहित्य में उनके आया है और स्त्री का एक प्रतिरोध या मनुष्य का प्रतिरोध, ये प्रतिरोध उनके साहित्य में है। उनका साहित्य इस रूप से अलग है कि उन्होंने बिल्कुल आम लोगों की कहानी, जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो जड़ से जुड़े हुए लोग हैं, उनके बारे में उन्होंने लिखा है। क्योंकि मैं यहाँ आपको साथ साथ थोड़ा उनके व्यक्तित्व के बारे में भी बताती चलूंगी, क्योंकि किताबें प्रकाशित हैं, किसी भी लेखक की प्रकाशित किताब होती है, आप उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन उनके बारे में जानना, जो उनका परिचय है, बस उस एक पेज के या 10 लाइन के परिचय से ज्यादा आप नहीं जान पाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आप उनके साथ उनका उठना बैठना रहा है और बातचीत रही है तो आप उनके बारे में भी जान सकते हैं। तो मैं उनके साथ साथ थोड़ा सा उनके व्यक्तित्व के भी बारे में बताती चलूंगी और कृतित्व के बारे में भी बताती चलूंगी। तो उषा किरण खान का व्यक्तित्व ऐसा रहा है कि जैसे मैंने बताया, कोसी के किनारे से रही है, वो जहाँ पे थी वहां बिल्कुल हम ये कहें कि ग्रास रूट लेवल के लोग थे और उनके बीच उनका उठना बैठना, उनका पालन पोषण, पिता उनके बहुत असमय, बहुत छोटी उम्र में उनका निधन हो गया, हॉस्टल में रह करके पढ़ी और वहां पर जो मैथिली की सबसे बड़ी और वरिष्ठ नाटक थिएटर कर्मी हैं डॉक्टर प्रेमलता मिश्र प्रेम, वो उनको मिनी कह करके बुलाती थी। तो मिनी जैसे काबुलीवाला की एक मिनी है और यहाँ टैगोर की मिनी है, हमारी मैथिली में भी एक मिनी है। तो उस मिनी की कहानी कि वो पढ़ती थी और खुद कहती थी कि मैं पिता के निधन के बाद मैं अंतर्मुखी हो गई, तो मुझे पढ़ने में मन लगने लगा और मैं पढ़ाई करती थी, बहुत पढ़ती थी। और वो पढ़ना, वो इतिहास, वो समाज और खास करके जो बिल्कुल जो जमीन से जुड़े लोगों के साथ उठना बैठना, वो उसने उनके व्यक्तित्व में कई अलग अलग आयाम दिए और अलग अलग मोड़ दिए। उषा किरण खान ने 1977 से लिखना शुरू किया और मैं जब धर्मयुग में लिखती थी, धर्मयुग में छपती थी, और धर्मयुग हम लोगों के उस समय की, आज के बच्चों को तो वो भी नहीं पता होगा कि धर्मयुग क्या है। तो धर्मयुग में छपना और धर्मयुग में लिखना एक बहुत बड़ी बात होती थी और हम धर्मयुग में उनको पढ़ते थे। उसके बाद 1981 में जब मैं पटना गई, मुझे मैथिली के कार्यक्रम के लिए बुलाया गया, तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे कहाँ ठहराया जाएगा। मैं तो चली गई थी, एमए में पढ़ रही थी। तो वहां पे जाने के बाद मुझे जहाँ ठहराया गया वो उषा किरण खान का घर था। उनके पति
श्री रामचंद्र खान, जो उस समय के आईपीएस ऑफिसर थे और बड़े दबंग ऑफिसर थे, उन्होंने डाकुओं को खदेड़ कर पटना से बेगूसराय तक खदेड़ कर उन्होंने डाकुओं को पकड़ा था और उसे गिरफ्तार किया था। वैसे माहौल में मैंने उषा किरण खान को देखा कि अपने तीनों चारों बच्चों के साथ, जो बच्चे उसमें बहुत छोटे छोटे थे, बिल्कुल एक मां की तरह, एक गृहिणी की तरह और साथ साथ एक लेखक की तरह वहां पर थी। उनकी ये किताब है शकुन समुराई, जिसका अभी जिक्र भी किया गया, और इसका अनुवाद मैंने किया था। साहित्य अकादमी मिलने के बाद और पद्मश्री मिलने के बाद उनके पास लोगों की भीड़ जमने लगी थी। हर कोई उनकी किताब अनुवाद करना चाहता था और मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी किताब का अनुवाद करना चाहती हूँ। तो उन्होंने ये मुझे किताब दी, जिसका मैथिली में टाइटल था कांचही बांस, मतलब कच्चा बांस। अब उसको मैं हिंदी में कर रही थी तो मुझसे हो नहीं रहा था। मैंने दीदी से पूछा कि इसको मैं क्या करूं, कि आमतौर पर परंपरा ये होती है कि जो कहानियां होती हैं उसमें से एक कहानी लेकर के हम उसको टाइटल बना देते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग आपस में मैथिली में ही बात करते थे, तो ठीक से विभाग अहाँ के जे कल मने से अहाँ कह लिया। तब फिर हमने उनसे पूछा कि ये नाम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, शकुन समुराय, तो इस नाम से ये किताब आई। आते हैं शकुन समुराय पर और उनके प्रेम के तत्व पर। हम जिस प्रेम को बड़ा दैहिक मानते हैं, बड़ा भौतिक मानते हैं कि प्रेम में जब तक देह ना हो तब तक प्रेम पूर्ण नहीं होता, मैं भी मानती हूँ। लेकिन कहीं ऐसा भी होता है कि जहां हम देह से ऊपर उठ करके और चंद लम्हों की कहानी को, चंद लम्हों की गाथा को हम महागाथा में बदल देते हैं। शकुन समुराय बिल्कुल एक दलित परिवार की है, जो बाद में क्रिश्चियन बनती है, क्रिश्चियनिटी स्वीकार करती है और वहां उसका जीवन स्तर बदलता है। वो पढ़ती है, लिखती है और बाद में टीचर बनती है। वहां उसकी मुलाकात केरल से आए हुए प्रौढ़ मिस्टर समुराय से होती है और जहां मिस्टर समुराय उसको प्रपोज करते हैं कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे, तब तक वो भी प्रौढ़ हो चुके हैं और वो हाँ कहती हैं। और उसके 15 मिनट बाद, 10-15 मिनट बाद एक एक्सीडेंट होता है। वो पेड़ उनके ऊपर ही गिरता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उस 15 मिनट के प्रेम को शकुन लेकर के जाती है और फादर से कहती है कि मुझे उनका नाम अपने नाम के साथ लिखने की इजाजत दीजिए। जिस प्रेम की बात हम कहते हैं, उषा किरण खान उस प्रेम को यहाँ लेकर के इस कहानी में आती हैं। और फिर अपने लिए सुविधा मिल गई, सब कुछ मिल गई, लेकिन अपने लिए वही स्टाफ क्वार्टर जो है एक कमरे का अपने लिए रखती हैं, वही 2 नीली धारी वाली साड़ी अपने लिए रखती हैं। तो प्रेम, त्याग, समर्पण अगर हम देखते हैं तो हमें शकुन समुराय में मिलता है। इनकी एक और कहानी है जानकी। जब मैंने वो कहानी पढ़ी, आप कहेंगे मैं उसकी लाइंस पढ़ूं तो मुझे लगता है कि समय ज्यादा होता चला जाएगा। मैं आपको उसकी जिस्ट बताती जाती हूँ और क्यों मुझे ये कहानियां पसंद है। और इस पर मेरी उनकी लंबी बहस हुई थी कि जब वो कहानी मैंने पढ़ी तो वो कहानी ऐसी है कि एक लड़की को पति ने छोड़ दिया, इसलिए क्योंकि अब वो पति यहाँ आया है रिक्वेस्ट करने के लिए कि आप अगर कोर्ट में ये हलफनामा दे देंगी कि मैंने अपनी मर्जी से छोड़ा है और हमारा तलाक हो गया है, तो हमारी नौकरी बच जाएगी, अदरवाइज बच्चों पे आफत आ जाएगी। आदमी उस मामले में बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं, अपने को क्या होगा नहीं, लेकिन बच्चों पे आफत आ जाएगी। और वो जाकर के हलफनामा दे करके आ जाती है, मेरा तलाक हो गया, मैंने नहीं मन मिला, मैंने छोड़ दिया, बस खत्म, सीधी सी इतनी ही बात। हाँ, यही वो उन्होंने लिखा है, मोल नहीं मिल रहे, भाग गए, तो मोल नहीं मिल रहे, भाग गए, बस इतनी सी बात पर। और वो फिर वो आ जाती है उसकी भाभी। रिश्तों की बात देखिए कि आमतौर पर जब तलाकशुदा या पति द्वारा छोड़ी गई लड़कियां कहाँ आती हैं, उनका बसेरा कहाँ होता है, माता पिता के घर। भाई भाभी से हमेशा उनकी तनातनी चलती है, लेकिन यहाँ संबंध है, जो संबंध का एक प्रेम है कि भाभी कहती है क्यों उसके पास ऐसे, क्यों उसको इतना ऑर्गेनाइज करना, जाने दो जेल, कहते उससे मुझे क्या हो जाएगा। जिसने मुझे अभी तक प्रेम नहीं किया वो मैं ऐसा करूंगी तब भी मुझे प्रेम नहीं देगा, और मैं अभी जाकर के क्या करूंगी। तो वो गांव जो है
आमतौर पर जहाँ छोटी उम्र में बच्चियों की शादी हो जाती है, उस समय मृत्यु दर इतना अधिक होता था कि अधिकांश लड़कियां बाल विधवा होकर के और फिर माता पिता के घर आकर के रहने को विवश होती थी। वहां पर जब जानकी पहुंचती है और रह रही है, वो इस बात से खुश है कि जब मैं मरूंगी तो टिकुली के साथ, सिंदूर के साथ, चूड़ी के साथ, कि मतलब मेरा पति उधर जिंदा है जो भी है, लेकिन मैं सधवा के तौर पर मरूंगी, विधवा के तौर पर नहीं मरूंगी। मुझे ये लगा पहले कि ये बहुत कमजोर कहानी है। मैंने उषा दीदी से पूछा कि आपने ऐसी कहानी क्यों लिखा, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि एक बार फिर अपने से सुन लिया, अपने से पूछो, अपने से सोचो, मतलब खुद से सोचो। मैंने सोचना शुरू किया तो मुझे लगा कि हाँ, कई बार चीजें होती हैं कि हम हर समय नारा नहीं लिखते हैं, लेकिन नारा न लिख करके भी हम एक नारा दे जाते हैं कि मनुष्यता क्या होती है। जिस व्यक्ति ने हमें खून के बदले खून वाली बात यहाँ नहीं थी, जिस व्यक्ति ने उसे नफरत थी, उसने उसकी जिंदगी संवार दी, वो व्यक्ति कभी अपना सर उस लड़की के आगे उठा करके नहीं चल सकता है। ये इस कहानी की खासियत थी। और यहाँ उनका अपना प्रतिरोध, जानकी का अपना प्रतिरोध, मैं उधर नहीं जाऊंगी, और मैंने दे दिया, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो वही जा सिमरन, तो जा तू अपनी जी ले अपनी जिंदगी, मैंने तुझने जो मांगा था वो मैंने तुझे दिया। ऐसे ही कि एक कहानी है, लड़की की कहानी, छोटी लड़की, आप सब नई लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, आप लोगों के लिए कहानी है। उसका नाम है अजनास। अजनास कहते हैं अनानास को, पाइनएप्पल। लड़की, उसका नाम ही अजनास है क्योंकि 3-4 बेटियों के बाद हुई है, लेकिन बड़ी दबंग है। इतनी दबंग है, फादर उसका पॉलिटिक्स में है और सीएम उसको ऑफर देता है कि ये लड़की, वो देखते हैं कि ये लड़की तो बहुत दबंग है और बहुत तेज तर्रार है, तो ये मेरे पॉलिटिक्स में, ये मेरे पॉलिटिकल कैरियर में एक आगे का काम करेगी। और उस लड़की को अच्छा नहीं लगता है, उसको नेचर के बीच रहना अच्छा लगता है। इसके तो वो सीधा, जो उसके पिता, माता पिता दोनों, वो तो बिल्कुल खून के कुप्पा हुए जा रहे हैं कि सीएम ने कहा है मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से करना चाहता हूँ। वो कहती है कि पिताजी, हम आपकी बात पूरा समझते हैं, हमको कुछ मत सिखाइए, हम उससे ब्याह नहीं करेंगे, और ज्यादा आप बोलिएगा तो हम चले जाएंगे यहाँ से। तो ये प्रतिरोध जो है कि उसे नहीं करनी है शादी अगर किसी से, तो ये न कहने का साहस, ये उषा किरण खान अपनी लेखनी से देती है। ये प्रतिरोध है। इस तरह से उनकी कहानियां, एक कहानी है उनकी जो पैंडेमिक के दौरान वहाँ एक हमारी मैथिली की मैगजीन है नवारंभ, उसमें छपी थी, और उसमें कहानी एक विधवा की है। विडो हो गई है, उसकी बहन है, बहन की छोटी बेटी है, बेटी के साथ वो बहुत खिल मिल गई है। तो जब उसके बाद उससे उस बहन की भी मृत्यु हो जाती है, तो उससे कहा जाता है कि अच्छा तुम इससे शादी कर लो, वो उससे नहीं करती है। और बाद में जब लड़की पढ़ लिख करके बड़ी होती है, तो बड़ी होने के बाद फिर वो कहती है कि जब वो ये कहते, रंभा जो मौसी है उसकी, तो कहती है कि तुम शादी करो। वो कहती है कि नहीं, अभी किसकी शादी की जरूरत है, बताइए किसकी शादी की जरूरत है, रंभा की, मौसी की, या मीरा जो उसकी बहन की बेटी जिसके साथ वो बिल्कुल हिलमिल करके रही थी। जरा आप लोग भी, नहीं तो पता चलेगा हम ही केवल भाषण दे रहे हैं, आप लोग जरा आप लोग भी आइए। कहानी ये है कि एक लड़की जो विडो हो गई, उसकी बहन है, उसकी बहन की छोटी बच्ची है मीरा, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद मीरा की माँ की डेथ हो जाती है। समाज कहता है, परिवार कहता है कि ठीक है, बच्ची के साथ तो हिली मिली हो ही, उसी से तुम्हारी शादी करवा देते हैं, और वो नहीं करती है शादी, लेकिन उस बच्ची को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखती है। कालांतर में वो मीरा लड़की बड़ी हो गई है, काम करने लगी है, और अब रंभा मौसी उसको कहती है अब तो तेरी उम्र हो गई है, अब तू शादी कर। और वो कहती है कर लेंगे ना मौसी, लेकिन अभी मेरी शादी से ज्यादा जरूरत किसी और की शादी की है। और वो मौसी, कैसा लगा ये आइडिया आपको? सर ले रहे हैं, मौसी की शादी कैसे हो सकती है, किसी बूढ़े की शादी कैसे हो सकती है? उनकी भी जिंदगी है,
और यहाँ पर उषा किरण खान रुकती हैं और कहती हैं कि हाँ, मीरा जाती है कि मैं मेरी शादी बाद में होगी, पहले मैं खोज लूं, मैं एक मैच खोज लूं, फिर उसके बाद। तो ये उनका जो है प्रतिरोध, और प्रतिरोध के साथ प्रेम के साथ समर्पण, और यहाँ वो प्रेम को अलग अलग रिश्तों में व्याख्यायित करती हैं। उषा किरण खान केवल पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के प्रेम की बात या गाथा नहीं कहती हैं, वे मनुष्यता और मनुष्य के प्रेम की बात करती हैं, जिसमें संबंध के विभिन्न रूप और स्वरूप आपको मिलते हैं। एक और उनकी कहानी है। तो ये उनका जो है प्रतिरोध, और प्रतिरोध के साथ प्रेम के साथ समर्पण, और यहाँ वो प्रेम को अलग अलग रिश्तों में व्याख्यायित करती हैं। उषा किरण खान केवल पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के प्रेम की बात या गाथा नहीं कहती हैं, वे मनुष्यता और मनुष्य के प्रेम की बात करती हैं, जिसमें संबंध के विभिन्न रूप और स्वरूप आपको मिलते हैं। एक और उनकी कहानी है ब्रह्म ज्ञान। इस ब्रह्म ज्ञान में मैत्रेयी, कात्यायनी, गार्गी, इसका वर्णन है। शुरू होती है वहां से कहानी और आकर के खत्म होती है, जो बताती है आज के समय में कि वो कहानी किस तरह से आज भी संदर्भ के साथ है। कि गार्गी वो गुरु हैं, मैत्रेयी शिष्या हैं, कात्यायनी पत्नी है। मैत्रेयी को ज्ञान चाहिए तो वो निकल जाती है साथ में। कात्यायनी को कहा जाता है कि आप घर पे रहो, बाल बच्चों के साथ रहो, पत्नी मान जाती है। ये सवाल उठता है कि हम पत्नी को कब तक केवल इस्तेमाल की ही वस्तु समझते रहेंगे। ये उषा किरण खान एक प्रश्न छोड़ती हैं और देती हैं सवाल कि हम इतने समय से, इतने रूपों से हम आकर के देख रहे हैं, लोगों को लेकर के जा रहे हैं, और आज भी हमारे समाज में और हमारे समय में स्त्रियां किस रूप में हैं और किस रूप में देखी जाती हैं। उषा किरण खान अपने पटना में रही, पटना उनकी कर्म भूमि रही, पटना में ही वो रही और लिखती पढ़ती रही वहीं से। और वहां उन्होंने, जब हमारी बातचीत होती थी, उन्होंने कहा कि देखिए विभा, हम लोग आपस में मैथिली में बात करते थे तो उसमें आहा हो जाता है, मतलब आप हो जाता है, लेकिन ऐसे तुम। तो देखो विभा, हम लोगों को लेकर के लिखने वाला इस समाज में कोई नहीं। अगर तुम ये सोचोगी कि कोई पुरुष समीक्षक तुम्हारे बारे में लिखेगा तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो। मैं यहाँ सुधा जी से बहुत सहमत हूं कि हमारा काम लिखने वाला, हमारे काम को डॉक्यूमेंट करने वाला हम खुद होंगे। तो खुद को बदल और अपनी तू जो सुमांगले जी ने लिखा है ना, तू चाहे तुझा जीवनाचा शिल्पकार, तो अपने जीवन का शिल्पकार हमको खुद ही बनना पड़ेगा। हमको खुद ही समीक्षक भी बनाने होंगे और स्त्रियों के लिए लिखेंगी और काम करेंगी। और ये जो पूरा दायरा और हंगामा फैलाया हुआ है कि स्त्रियों की दुश्मन होती हैं, तो दिखाएंगी कि स्त्रियों की दुश्मन नहीं होती हैं। स्त्रियां एक दूसरे का कंधा पकड़ के, एक दूसरे की बाहें थाम कर, एक दूसरे को देख कर, आंखों में आंखें डाल करके मुस्कुराकर आगे बढ़ती हैं और 4 कदम साथ चलती हैं और अपना नया संसार बसाती हैं, बनाती हैं। और उषा किरण खान ने रीता सिंह जैसे कई महिला समालोचक, समीक्षक वहां बनाए। उन्होंने आयाम नाम की एक संस्था स्थापित की, जो स्त्रियों की संस्था थी। उन्होंने कहा कि स्त्रियों को बोलने ही नहीं दिया जाता है। जब भी कोई आयोजन होता है तो पता चलता है 10 पुरुष आगे, उसमें एक फिर मुझे ही बुला लेते हैं कि अच्छा सबसे बड़ा नाम तो आप ही हैं, तो आप ही आ जाइए। तो मुझे तो जाना, ठीक है मैं जाऊंगी, लेकिन और भी जो हमारे साथ हैं, जो लड़कियां बढ़ रही हैं, जो लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, उनको निकल रही हैं, उनको कौन आवाज देगा, उनको कौन सुनेगा। उन्होंने आयाम नाम की संस्था बनाई और वहां से उन्होंने हर प्रतिवर्ष उसका आयोजन करना, उसके बारे में जानकारी देना, और वो स्त्रियों का एक सशक्त स्वर बन करके आया, उभरा। और साथ समय हो गया ना मेरा, हाँ, अब बस एक लाइन में आपको कि इसके साथ साथ उषा जी में विट बहुत था।
और विट तो ऐसा है कि हम मैथिलों में ऐसे ही उसके कण कण में भरा हुआ रहता है। तो वो विट का एक उदाहरण मैं देती हूँ। तो उन्होंने हमसे कहा कि एक दिन कि विवाह हमरा मगही, बिहार में बहुत सी भाषाएं हैं, मगही, भोजपुरी, मैथिली, हमरा मगही बाजा नहीं आवे, हम नहीं सीखलो। हमने कहा दीदी हमहू नहीं सीखलो, मैंने हमने भी नहीं सीखा। तुमने कहा अहाँ के बुझल नहीं है जो हम क्या नहीं सीखलो, मैंने आपको पता नहीं है कि मैंने क्यों नहीं सीख, तुमको पता नहीं है मैंने क्यों नहीं सीखा। हमने कहा दीदी नहीं पता है। कि अब मैं उसको हिंदी में बता देती हूँ कि हुआ ये कि मैं गई, मेरी नई नई शादी हुई थी और खान साहब तो उनका रामचंद्र खान, तो ऐसे ही लोग सोचते थे कि खान है तो पता नहीं कौन पठान है क्या है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो गए और उसके बाद जब वो पहुंची ससुराल, उसके बाद कहीं और गई तो बिल्कुल गया या कहीं और इस जगह बिल्कुल मगध के हार्ड उस पे पोर्ट जगह पे, और वहां जाकर के वहां जो बैठी हुई थी तो कोई आई झाड़ू लगाने के लिए बूढ़ी अम्मा, तो उन्होंने उसको देखा और कहा गए तोर असगरे आयल छे, तोर भतरा नहीं आयल छो, मतलब तुम अकेले आई हो, तुम्हारा भतार नहीं आया है। अब ये शब्द जो है, अब बोले कि उस विवाह मैं क्या कहूँ, अरे मैं मिथिला की संस्कृति में पली बसी लड़की, उसके मुंह से ये शब्द सुन के मेरे तो होश उड़ गए। मैंने कहा सीधा कहा नहीं अल्फिन है, नहीं आए हैं, कहा इसीलिए मैंने मगही नहीं सीखी। हमने कहा मेरा भी कभी मैं कोशिश मैंने की थी, लेकिन मेरे साथ ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन मैं नहीं सीख सकी। तो ये उनका विट था, और हर समय अपने विट में, इसमें भी एक कहानी है जो बड़ी एकदम बहुत व्यंग वाली कहानी है। और इस तरीके से उषा किरण खान को और उनके मैथिली योगदान को भी, उनकी मैथिली फिल्म, क्योंकि फिल्म के नाम से लोग जानते हैं, लोटस ब्लूम्स एक फिल्म आई थी 2 साल पहले, और उस फिल्म को उन्होंने उषा किरण खान ने लिखा था। उनका नाटक कहाँ गए मेरे उगना बहुत ही चर्चित नाटक है, और हीरा डोम, जिसके देश भर में संजय उपाध्याय अपने निर्माण कला मंच से उसका मंचन करते रहे हैं। 13 साल की उम्र में सपनों ने सबसे पहला उपन्यास लिखा था मनमोहनारे, और वो मैथिली में लिखा था। तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि पिछले साल वो हमसे बिछड़ गई, और लेकिन वो बिछड़ी नहीं है, वो हम लोगों के साथ है और हमारे साथ है। जब भी मेरा मन कभी उदास होता है तो मैं उनको याद कर ये किया था कि हम लोग कहावत और जो होता है ना, तो वो आपस में शेयर करेंगे। तो उन्होंने मुझे कहावत दी थी, उसके साथ में आप बंद करती हूँ। उसमें उन्होंने लिखा था, हम सुनरी हमर पिया सुनरा, मतलब मैं सुनरी और मेरा पिया सुनरा, तो हम सुनरी हमर पिया सुनरा, आ गामा के लोग बनरी बनरा। धन्यवाद।